सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले वेन डायग्राम्स। तो इस वीडियो में वेन डायग्राम अच्छे से समझेंगे हम लोग। वेन डायग्राम क्या होता है, क्या मीनिंग है। पिछले लेक्चर में हमने यूनिवर्सल सेट्स और एक्सरसाइज 1.3 खत्म कर ली थी। तो आज स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम्स और ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ेंगे इस वीडियो में हम। ठीक है। ऑपरेशन ऑन सेट्स मतलब सेट्स पे हम क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं। जैसे तुम लोगों ने अब तक जो तुम पढ़ते हुए आए हो, 10th क्लास तक किस किस तरीके के ऑपरेशंस पढ़ते हुए आए हो। प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। ये सारे ऑपरेशंस पढ़ते हुए आए हो, लेकिन ऑपरेशंस और भी होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। जैसे हमारा डिफरेंशिएशन भी एक तरीके का ऑपरेशन होता है, जो चैप्टर नंबर 13 आएगा आगे चल के, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, उसमें हम जानेंगे ये। और इंटीग्रेशन होता है जो 12th क्लास में आएगा। ऐसे तमाम बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं सेट्स के ही नहीं, मतलब एंटायर मैथमेटिक्स में बहुत तरीके के ऑपरेशंस होते हैं अलग अलग। तो आज हम देखने वाले हैं कि सेट्स में क्या क्या ऑपरेशंस पॉसिबल है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, जरा वेन डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। तो वेन डायग्राम का मीनिंग क्या होता है। वेन डायग्राम बेसिकली क्या है, वेन डायग्राम को हम यूज करते हैं सेट्स के बीच जो भी रिलेशनशिप होता है उसको डिफाइन करने के लिए या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये क्या है, इट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। मतलब सेट्स के बीच में जो जो भी रिलेशनशिप पॉसिबल है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स क्या है, एक हमारा मैथमेटिशियन था, मैथमेटिशियन, उसका नाम था जॉन वेन। तो उसने ये तरीका दिया था कि हमारे सेट्स को जो है थ्रू वेन डायग्राम या डायग्राम्स के थ्रू भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट्स को। सो इसलिए इसका जो टॉपिक का नाम है वो है वेन डायग्राम, क्योंकि जॉन वेन ने दिया था ये। ठीक है। इसमें हम करते क्या है, हम इसके अंदर यूज करते हैं रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल और क्लोज्ड कर्व्स का। क्लोज्ड कर्व्स, क्लोज्ड कर्व्स कौन कौन से होते हैं, जैसे एलिप्स हो गया। ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 11 के अंदर एलिप्स और सर्कल्स। एलिप्स बेसिकली इस तरीके की शेप होती है, मतलब एक तरीके से अंडा जैसा होता है ये। तो तुम्हारे को अगर बना के दिखाऊं ठीक तरीके से, इस तरीके का होता है एलिप्स। ये एलिप्स है। और सर्कल तो तुम लोग पढ़ते हुए आ ही रहे हो बचपन से। सर्कल तो हम इनका यूज करते हैं, और रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, रेक्टेंगल हो गया। तो हम इन तीनों शेप्स का यूज करते हैं वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए। और वेन डायग्राम के थ्रू हम क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि सेट्स के बीच जो जो भी रिलेशनशिप पॉसिबल है ना, जो जो भी रिलेशन हो सकता है सेट्स के बीच में, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू वेन डायग्राम्स। ठीक है। सो यही है वेन डायग्राम का बेसिक मीनिंग। तो अब हम देखते हैं, जैसे मान लो मैंने कोई एग्जांपल लिया, मैंने एग्जांपल लिया, मेरे पास कोई सेट है, मैंने यूनिवर्सल सेट लिया कोई एक। मैंने यूनिवर्सल सेट लिया यू, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 टिल 10, 10 तक। और एक मैंने दूसरा सेट लिया ए, उसके अंदर मेरे एलिमेंट है 2 4 6 8 10। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यूनिवर्सल सेट है ये यू, ए सबसेट है यू का। ये सब हम देख चुके हैं ना। तो हमारे को इसको रिप्रेजेंट करना है थ्रू वेन डायग्राम। हमें क्या करना है, वी नीड टू रिप्रेजेंट दिस
थ्रू वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के थ्रू हमारे को रिप्रेजेंट करना है ये, तो कैसे करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेन डायग्राम का जो टॉपिक है ना, क्योंकि तुम लोगों को ये सेट्स के अंदर भी पढ़ना है, और आगे चल के जो प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 13 16 जो है तुम्हारे 11th क्लास का, तो उसमें भी बहुत काम आएगा ये। और इसकी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हम थ्रू वेन डायग्राम सॉल्व कर सकते हैं, जो बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। तो बहुत अच्छे से इसको समझ के चलेंगे। सो यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 से लेके 10 तक, और ए से कोई हमारा सेट है 2 4 6 8 10। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि रेक्टेंगल, इलिप्स और सर्कल, इन सब का यूज करेंगे हम। बेसिकली तो हम सर्कल और रेक्टेंगल का यूज करते हैं शेप्स का, लेकिन तुम लोग इलिप्स भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा उसमें, ऐसा नहीं है कोई मार्क्स काटेगा तुम्हारे। अंडा जैसा होता है इलिप्स। तो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, और ये जो रेक्टेंगल है ना हमारा, वो यूनिवर्सल सेट है। रेक्टेंगल हमेशा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और उसके जो बाकी शेप है, बाकी शेप कौन सी है? सर्कल है, या जो भी इलिप्स है, वो हमारी उसके सबसेट को रिप्रेजेंट करेंगी। जो भी यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स है, तो सर्कल, इलिप्स उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में कौन क्या क्या है 1 से लेके 10 तक, और ए हमारा सेट है 2 4 6 8 10। ठीक है, तो ए हमारा कोई सेट है 2 4 6 8 10। ए हमारा है 2 4 6 8 10। अब हमारे को ध्यान ये देना है कि ए के अंदर तो आ रहा है 2 4 6 8 10, और यूनिवर्सल सेट में आ रहा है 1 से लेके 10 तक। तो कुछ एलिमेंट्स तो कॉमन ही हो गए ना। कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन हो गए? 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 दोनों में ही आ रहे हैं। तो दोनों में ही आ रहा है, और एक ही पार्ट है वो, तो हम उसको यहाँ लिखेंगे 2 4 6 8 10। और जो बाकी के बचे हुए एलिमेंट हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो बचे हुए एलिमेंट है वो हमारे यहाँ पे आएंगे। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन यूनिवर्सल सेट और सेट ए के, दोनों, इन दोनों सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया ये वेन डायग्राम। ये हमारा वेन डायग्राम है। ये हमारा क्या है? ये हमारा वेन डायग्राम है। ये हमारा वेन डायग्राम है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसके बीच में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 से लेकर 10 तक है, और जो सेट ए है हमारा, उसमें 2 4 6 8 10 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ कॉमन भी है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, अभी तो हम इन सेट्स को मतलब खाली नंबर्स में देख रहे हैं। अभी हम आगे जो एक्सरसाइज नंबर 1.6 है हमारी, उसके अंदर हम देखेंगे कि हम वेन डायग्राम और इन सेट्स का यूज करके कैसे अपने रियल लाइफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स, कि हम सेट्स पे क्या क्या ऑपरेशंस है वो देखते हैं एक बारी। ऑपरेशन ऑन सेट्स, बेसिकली 3 ही ऑपरेशन होते हैं सेट्स के अंदर ना। बेसिकली देयर आर 3 ऑपरेशंस। कौन कौन से? एक हमारा हो गया यूनियन, एक हमारा हो गया इंटरसेक्शन, एक हमारा होता है डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, तो वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूनियन। यूनियन क्या होता है? जैसे यूनियन, अगर यूनियन का तुम लोग इंग्लिश में मीनिंग देखोगे, यूनियन का क्या मीनिंग होता है इंग्लिश में, तो कोई भी चीज मतलब यूनाइट होना है। यूनाइट मतलब एक साथ होना, इकट्ठी हो जाना, यूनाइट।
यूनियन, जैसे कॉलेजेस के अंदर भी यूनियन होते हैं, यूनाइट हो जाना, एक हो जाना, उसी उसी मीनिंग से लगभग मिलता जुलता है यूनियन भी। सेट्स के अंदर क्या मीनिंग रखेगा ये? जैसे मान लो मेरे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, बहुत ईजी है। मान लो ए मेरा कोई सेट है 1 2 3 4, ठीक है। बी मेरा कोई सेट है 2 4 6 8 10। तो यूनियन का जो सिंबल होता है ना, इसको डिनोट करते हैं हम, डिनोटेड बाय यू। जैसे यूनिवर्सल को भी यू से दिखाते हैं, यूनियन को भी हम यू से ही दिखाते हैं, ठीक है। इस तरीके का हम यू बनाते हैं। लेकिन अंडरस्टूड होगा कि कहाँ पे यूनियन हो रहा है और कहाँ पे यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है, वो अंडरस्टूड होगा। ये कॉन्टेक्स्ट नाम की भी कुछ चीज होती है ना, तो क्वेश्चन पढ़ने वाले को और तुम लोगों को पढ़ने वाले को, टीचर को, सबको समझ आएगा कि कहाँ पे यूनियन की बात हो रही है और कहाँ पे यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है। तो कंफ्यूजन की तो कोई स्टेट होगी नहीं। तो यूनियन को हम यू से दिखाते हैं इस तरीके से। लिखते कैसे? ए यूनियन बी, इस तरीके से। अब अब ये भी सेट ही होता है हमारा, यूनियन भी एक तरीके का सेट ही होता है, इंटरसेक्शन भी सेट ही होता है। डिफरेंस ऑफ सेट्स का करने के बाद भी एक हमारे को सेट ही मिलेगा, ठीक है। चाहे हम यूनियन करें, चाहे इंटरसेक्शन करें, चाहे डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालें, जो आएगा ना ऑपरेशन लगाने के बाद, तीनों में से कोई भी ऑपरेशन लगाए हम, जो आएगा हमारे पास थर्ड सेट, वो हमारे पास सेट ही आएगा वो भी, ठीक है। सेट में हमने रूल देख लिया है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है और रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, मतलब हम रिपीट नहीं करते एलिमेंट्स को। जो एलिमेंट एक बार लिख दिया वो एक ही बार आएगा, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। 1 1 दो बार नहीं आएगा, ए दो बार नहीं आएगा, इस तरीके से, ठीक है। पहले बता चुका हूँ मैं ये। तो यूनियन में हम करते क्या है ना, जो दोनों सेट है या तीनों सेट है, जितने भी सेट है, मोर देन वन सेट, मोर देन टू सेट भी हो सकते हैं। मोर देन मोर देन वन पे ही लगाते हैं वैसे तो, एटलीस्ट टू सेट्स। तो मोर देन टू सेट्स पे भी हो सकता है यूनियन। यूनियन में होता क्या है ना, हम सारे के सारे जो सेट्स हैं हमारे, दो है, तीन है, चार है, पांच, जितने भी सेट्स हैं, उन सबके एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट के अंदर लिख देते हैं। और जो एलिमेंट रिपीट हो रहे होते हैं उनको हम सिर्फ एक बार ही लिखते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 आ रहा है ए के अंदर, और बी में आ रहा है 2 4 6 8 10। तो हम क्या करेंगे, हम सारे एलिमेंट लिख देंगे, जो रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। तो 1 2, 2 दोनों में ही है, 3 इसमें आएगा। या तो ए के अंदर हो एलिमेंट या बी के अंदर हो, दोनों के अंदर वाले एलिमेंट हम एक ही बार लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। या तो ए में होगा या तो बी में होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 है नहीं, जो एलिमेंट है वही लिखेंगे हम, 6 8 10। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, ए यूनियन बी का मीनिंग होता है कि एक्स मेरा कोई एलिमेंट है ए यूनियन बी का, सच दैट एक्स या तो ए में बिलोंग करेगा, या फिर एक्स बी में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये मीनिंग होता है। दोबारा से बता देता हूँ क्या मीनिंग होता है। हम जितने भी सेट्स हैं, दो सेट्स है, तीन सेट है, चार सेट है, जितने भी सेट है, हम सारे के सारे सेट्स के सारे एलिमेंट को एक सेट में रख देते हैं, और जो एलिमेंट रिपीट कर रहे होते हैं उनको सिर्फ एक बार ही लिखते हैं हम। तो इसी बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि या तो सेट ए में होगा या तो सेट बी में होगा, क्योंकि इसमें हर एलिमेंट या तो ए में है या तो बी में है, दोनों वाले भी है, हम उसको एक ही बार लिखा है हमने। उसकी स्टडी हम इंटरसेक्शन में पढ़ेंगे। जैसे 1 आ रहा है, तो ये 1 है, 1 ए में है, 2 जो है वो दोनों में है, 3 जो है वो ए में है, 4 जो है वो ए में है, 6 जो है वो सिर्फ बी में है, 8 जो है वो सिर्फ बी में है, ठीक है। और 10 जो है वो सिर्फ बी में है, इस तरीके से। गॉट इट? अब देखते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं ना, जैसे मान लो मैंने अगेन सेम ही सेट लिए दोनों, ए मेरा कोई सेट है, जो मेरा सेट था यही ले लेते हैं हम फिर से। ये मेरा सेट हमने लिया, सेम सेट पहले वाले एग्जांपल का ही। अब हम इस पे लगाएंगे इंटरसेक्शन। अच्छा, इंटरसेक्शन को हम डिनोट करते हैं इससे, डिनोटेड बाय ये वाला सिंबल, उल्टा यू। मतलब यूनियन में, यूनियन का ऐसा होता है
यूनियन का ये वाला है और इंटरसेक्शन का ये है। ऑपोजिट ही हो गया यूनियन का, मतलब सिंबल ऑपोजिट हो गया। ठीक है, तो इससे हम डिनोट करते हैं इंटरसेक्शन को। से ए, इसको ऐसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, पढ़ेंगे भी ऐसे ए इंटरसेक्शन बी। अगर यूनियन होता तो ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से। इसमें करते क्या है ना, हम जो जो एलिमेंट दोनों में कॉमन होते हैं हम सिर्फ उनको ही लिखते हैं एक बार ही। कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, 1 2 3 4, 2 4 6 8 10। सो 2 और 4 दोनों कॉमन है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो खाली हम 2 और 4 को लिखेंगे। सो इंटरसेक्शन में क्या होता है ना, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। उन सेट्स के खाली कॉमन एलिमेंट्स लेंगे जिन पे भी हम ऑपरेशन लगा रहे हैं। 2 सेट है, 3 सेट है, 4 सेट है, जितने भी सेट है, हम जितने भी सेट्स पे ऑपरेशन लगा रहे हैं इंटरसेक्शन का, तो हम कॉमन एलिमेंट ही लेंगे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके, देखेंगे आगे चल के वीडियोस में, लेक्चर में, आगे के टॉपिक में, तो हमें अच्छे से बेहतर समझ आएगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं और इसका क्या यूज है रियल लाइफ के अंदर। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन हो गया। इंटरसेक्शन का डेफिनेशन भी देख लेते हैं, इसका मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम इसको। तो ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या होता है, एक्स मेरा कोई एलिमेंट आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ए में भी आएगा एंड बी में भी आएगा, यहाँ पे एंड है, हिंदी में तो और ही बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश वाला एंड है। हिंदी में तो और को भी और बोलते हैं और हिंदी में एंड को भी और ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में दोनों का मीनिंग अलग है। और मतलब होता है या तो ये या तो ये। जैसे हमारे को अगर कोई चॉइस दे रहा है तो वो और लगाएगा, लेकिन अगर वो हमारे को चॉइस नहीं दे रहा तो हमारे को दोनों चीजें पिक करनी है या तीनों चीजें पिक करनी है, दोनों चीजें पिक करनी है तो वो एंड लगाएगा या बोथ लगाएगा। और अगर दो से ज्यादा चीजें तो वो ऑल लगाएगा या एवरीथिंग लगाएगा, एवरी सिंगल थिंग। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, और बोथ, या फिर दोनों, दोनों में ही आना हुआ है। ठीक है, ये हमारा हो गया मीनिंग इंटरसेक्शन का। गॉट इट। अब देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो जैसे मैंने ए सेट लिया, बी सेट लिया, सी सेट हो सकता है, डी सेट हो सकता है, कोई भी जितने भी सेट है, डिफरेंस में क्या होता है ना, माइनस करते हैं सेट को, एक सेट को दूसरे सेट में से माइनस करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने, अगेन मैं सेम ही एग्जांपल ले रहा हूँ, सेम एग्जांपल में अच्छे से समझ आएगा तुम लोगों को। डिफरेंट भी ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ए सेट लिया, बी सेट लिया, भाई सेम। ठीक है, सो अगर मुझे डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालना है तो मैं दो तरीके से डिफरेंस निकाल सकता हूँ। या तो मैं ए डिफरेंस बी निकाल सकता हूँ, या फिर बी डिफरेंस ए निकाल सकता हूँ मैं। पढ़ते कैसे हैं इनको दोनों को, ए माइनस बी को पढ़ते हैं हम ए माइनस बी, जो मैंने बोला वैसे ही पढ़ते हैं ए माइनस बी। और बी माइनस ए जो लिखा हुआ है इसको ऐसे ही पढ़ते हैं बी माइनस, बी डिफरेंस ए, बी माइनस। करते क्या है ना, इसमें हम ए में से बी के एलिमेंट हटा देंगे और बी माइनस ए में से बी में से ए के एलिमेंट हटा देंगे। ठीक है, तो देखो जरा, अगर हमारे को ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है अगर हमें, तो हम क्या करेंगे, ए सेट में से बी के साथ बी के एलिमेंट हटा देंगे, बी सेट के एलिमेंट हटा देंगे ए सेट में से। तो ए सेट में आ रहा है 1 2 3 4, बी में आ रहा है 2 4 6 8 10। सो बी में क्या क्या आ रहा है, जो कॉमन होगा, जो क्योंकि जो कॉमन होगा वही हट सकता है ना, अगर कुछ कॉमन ही नहीं है तो फिर हटाएंगे क्या हम। ठीक है, सो बी में आ रहा है 2 4 6 8 10। टू हट सकता है, टू हट सकता है बिल्कुल, फोर हट सकता है, फोर हट सकता है, सिक्स नहीं हट सकता क्योंकि सिक्स ए में आ ही नहीं रहा, एट भी नहीं हट सकता क्योंकि एट भी नहीं आ रहा है ए में, टेन भी नहीं हट सकता क्योंकि टेन भी नहीं आ रहा है ए में।
तो 2 हट सकता है, 4 हट सकता है ए में से हटा रहे हैं हम ए माइनस बी। तो क्या क्या बच जाएगा 2 4 हटने के बाद 1 3। तो ये हो गया ए माइनस बी। अगर हमारे को बी माइनस ए निकालना है तो बी माइनस ए निकालने के लिए हम बी में से एक एलिमेंट हटाएंगे। सो बी में आ रहा है 2 4 6 8 10, ए में आ रहा है 1 2 3 4। सो 1 1 तो हट ही नहीं सकता, 2 हट सकता है, बिल्कुल हट सकता है, 3 नहीं हट सकता, 4 हट सकता है। तो 2 और 4 हटा देंगे हम ए के। ए में क्या है 2 और 4 आ रहा है ना, 1 और 3 भी है, लेकिन 1 और 3 बी में नहीं आ रहा। तो जब आ ही नहीं रहा है, ए का एलिमेंट बी में आ ही नहीं रहा है, तो बी में से हम ए का एलिमेंट घटाएंगे कैसे, हटाएंगे कैसे, डिफरेंस कैसे माइनस करेंगे। तो जो कॉमन होता है ना खाली वही हटता है बाद वाले में से, जिसमें से भी हम माइनस कर रहे हैं। बहुत ईजी है ये। तो बी में से ए को हटाएंगे हम तो 2 और 4 हट जाएगा, तो बचेगा क्या 6 8 10, 6 8 10। और हमेशा याद रखना, ऑब्जर्वेशन भी देख सकते हो तुम लोग, ए माइनस बी का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे बी माइनस ए में से, बी माइनस ए के साथ, ये हमेशा फाई आएगा। ठीक है, क्योंकि ए माइनस बी कोई सेट आएगा, बी माइनस से कोई दूसरा सेट आएगा, तो ऑपोजिट होंगे ना, क्योंकि हमने पहले ए में से बी के एलिमेंट हटा दिए, फिर बी में से ए के एलिमेंट हटा दिए, तो दोनों डिफरेंट सेट ही आएंगे ऑल टुगेदर, कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। तो ए माइनस बी का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन कॉमन एलिमेंट्स अगर हम निकालेंगे बी माइनस ए के साथ, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे हम, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 3 6 8 10 कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो इसलिए बोल रहे हैं कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन करेंगे हम, ए माइनस बी का, ए माइनस बी का बी माइनस ए के साथ हम इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई आएगा। ठीक है। अच्छा, ए माइनस बी को अगर ध्यान ध्यान से देखोगे तुम लोग, ध्यान से देखोगे बहुत ध्यान से, ए में आ रहा है 1 2 3 4, बी में आ रहा है 2 4 6 8 10। मैंने क्या बोला था कि ए में से बी के एलिमेंट हटाने हैं, तो जो कॉमन है वो हटेंगे ए में से। तो ए में से हटेंगे कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट को हम कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी से। और अगर मैं करूं, ए इंटरसेक्शन बी करूं, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूं, इन दोनों के लिए ए इंटरसेक्शन बी करूं मैं, तो क्या आएगा 1 2 3 4, 2 4 6 8 10। तो 2 4 कॉमन आ रहा है, 2 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 में से 2 4 हटाना है तो 1 3 आएगा। तो यही तो आया था हमारा ए माइनस बी, ए माइनस बी यही तो आया था हमारा 1 3। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं ए माइनस बी को। सिमिलरली बी माइनस ए को भी लिख सकते हैं। बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं कि बी में से ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है वो हटाने हैं हमें बी इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है। तो ये फॉर्मूला एक तरीके से, इसको फॉर्मूला बोल लो तुम लोग, ये बहुत काम आएगा आगे चल के सेट्स के अंदर भी और प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर भी, इसलिए मैंने बताया ये। हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं इन सबको। तो हम इसका इन सबका एक एक करके वेन डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम से समझते हैं। सो यूनियन बाय वेन डायग्राम, यूनियन को देखते हैं हम वेन डायग्राम के थ्रू। सो ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, ये ए है और ये बी है। सो ए यूनियन बी का मीनिंग क्या था ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का मीनिंग था एक्स मेरा कोई एलिमेंट आ रहा है ए यूनियन बी के अंदर सच दैट, कुछ इस तरीके से कि एक्स बिलोंग करेगा ए में या फिर बी में। ठीक है। सो अगर हमारे को यूनाइट करना है मतलब जोड़ना है, यूनियन का एक और मीनिंग भी होता है जोड़ना एक तरीके से, और इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन निकालना। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो सबको जोड़ेंगे ना हम, ए का और बी का दोनों सेटों का अगर हमारे को यूनियन लेना है, तो सारे एलिमेंटों को हम जोड़ देंगे आपस में, दोनों सेट्स को हम जोड़ देंगे, जोड़ देंगे मतलब सारे एलिमेंट लिख के दिखाएंगे।
तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये होगा पूरा का पूरा, ये होगा मेरा ए यूनियन बी। ये जो मैं ग्रीन से पूरा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मेरा पूरा का पूरा ए यूनियन बी है जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गई ए यूनियन बी की। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ग्रीन पार्ट पूरा का पूरा, ये ग्रीन पार्ट ये हमारा ए यूनियन बी है, ग्रीन पार्ट। तो अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन बाय वेन डायग्राम। इंटरसेक्शन बाय वेन डायग्राम। ठीक है, तो ये मेरा रेक्टेंगल है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक है, ये एक है, ये ए है, ये बी है। सो मैंने इंटरसेक्शन क्या बोला था, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एक्स मेरा कोई एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आ रहा है, जो कि सच दैट कुछ इस तरीके से एक्स बिलोंग करेगा, या एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड एक्स बिलोंग करेगा बी में भी, दोनों में बिलोंग करेगा एक्स, क्योंकि हमने कॉमन एलिमेंट लेने थे ना, हमने कॉमन एलिमेंट लेने थे। तो एक्स बिलोंग करेगा ए में भी बिलोंग करेगा एक्स, और बी में भी बिलोंग करेगा, कॉमन एलिमेंट। सो ए में भी आए, ए पूरा का पूरा ये हो गया, ए सेट ये हो गया वेन डायग्राम में, बी सेट ये हो गया वेन डायग्राम में। दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ ये वाला पार्ट है, तो ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन। ठीक है, ये वाला हमारा हो गया इंटरसेक्शन। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया हमारा रेड पार्ट, रेड पार्ट हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या है, या तो ए माइनस बी हो सकता है अगर हम सेट ले, वी टेक ए एंड बी, टू सेट्स। ठीक है, तो ए माइनस बी हो सकता है, या फिर बी माइनस ए हो सकता है। ए माइनस बी हो सकता है, या फिर बी माइनस ए हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी है ना, अगर हमारे को ए और बी का बीच का डिफरेंस निकालना है तो दोनों का देख लेते हैं हम एक एक वन बाय वन। ठीक है, तो ये मेरा कोई सेट है, ये दूसरी सेट है, ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। सो ए माइनस बी को अगर हमारे को रिप्रेजेंट करना है, ये ए माइनस बी के लिए कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। सो ए माइनस बी का मीनिंग क्या था, अगर हम ए माइनस बी को भी डिफाइन कर दे, तो एक्स मेरा कोई एलिमेंट है ए माइनस बी में आ रहा है, सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ओनली ए, सिर्फ ए में, एक्स बिलोंग्स टू ए ओनली। ठीक है, या फिर हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं सेम बात को, एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू बी, बी में नहीं आएगा वो। ठीक है, क्योंकि हम ए में से बी के एलिमेंट हटा रहे हैं ना, तो जब हमने बी के एलिमेंट हटा ही दिए तो सिर्फ ए में ए के एलिमेंट ही तो रहेंगे उसमें। तो हमारे को ए के अंदर में से बी के एलिमेंट हटाने हैं, तो बी के एलिमेंट हटाने तो ये सारा हट जाएगा, तो सारा हट जाएगा मतलब फिर कौन सा बचेगा, खाली ये वाला पार्ट बचेगा, खाली ये वाला पार्ट बचेगा, फिर ये वाला पार्ट, येलो वाला पार्ट बचेगा सिर्फ, खाली ये येलो वाला पार्ट। क्योंकि हमने क्या करा है, हमने ए सेट में से, ये पूरा ए सेट में से हमने बी के एलिमेंट निकाल दिए सारे। ठीक है,
या फिर एक तरीके से कह लो कि ए और बी के कॉमन वाले निकाल दिए, क्योंकि कॉमन वाले ही निकाल पाएंगे, तो कॉमन ये हट जाएगा। तो ए में से अगर हम कॉमन निकाल देंगे तो खाली ये बचेगा, इतना पार्ट येलो वाला। तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी को। ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी को, ए माइनस बी। सिमिलरली अगर हमारे को देखना है बी माइनस ए, सो बी माइनस ए क्या हो जाएगा, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो अगर हमारे को बी माइनस ए के लिए रिप्रेजेंट करना है इस वेन डायग्राम को, बी माइनस ए देखना है इसके अंदर, सो बी के अंदर से हम ए पूरा का पूरा सेट घटा देंगे, और ए पूरा का पूरा सेट घटा देंगे तो ए में से हम वही एलिमेंट तो घटा पाएंगे, बी के अंदर से हम ए के वही एलिमेंट तो घटा पाएंगे जो कॉमन होंगे। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि बी के अंदर से, बी सेट में से हम खाली कॉमन वाले घटाते, तो कॉमन वाले घटाएंगे तो ये एरिया बचेगा पूरा, तो ये वाला एरिया बचेगा, ये पिंक वाला एरिया बचेगा फिर। ठीक है, ये वाला एरिया बच जाएगा जब हम बी माइनस ए करेंगे। तो ट्रस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट ना वेन डायग्राम का, तो तुम लोगों को ये आना ही आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके थ्रू हम बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, डिफिकल्ट डिफिकल्ट भी, प्रैक्टिकल रियल लाइफ प्रॉब्लम वाले, जो कि अभी आएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे वो। हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ लेंगे उसके बाद। ठीक है, सो ये सब हो गया। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया है, अब तक हमने वेन डायग्राम देख लिया कि वेन डायग्राम का मीनिंग क्या होता है, यूनियन देख लिया हमने, इंटरसेक्शन देख लिया, डिफरेंस ऑफ सेट्स देख लिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज भी है, सम प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन ऑफ यूनियन। यूनियन के ऑपरेशन के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज भी है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या प्रॉपर्टी है, अगर हम ए यूनियन बी करते हैं या बी यूनियन ए करते हैं तो ये सेम ही बात है दोनों, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव जैसे हम करते हैं ना 5+2 और 2+5, तो सेम ही बात होती है ना वो, तो एडिशन जो है ना हमारा वो कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसमें, अगर हमारे को तीन सेट दे रखे हैं सपोज ए यूनियन बी यूनियन सी, तो चाहे हम पहले ए यूनियन बी कर ले, फिर उसका यूनियन हम सी के साथ कर ले, या फिर हम पहले ए यूनियन बी यूनियन सी कर ले, मतलब बी यूनियन सी पहले कर ले हम, फिर बाद में ए का यूनियन कर ले। ये दोनों बात सेम है बिल्कुल। तो इस वाले लॉ को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, हम किसी को भी किसी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे को तीन नंबर जोड़ने को दिए जाए 5+2+8, तो जल्दी से तो हम बता देंगे फटाफट से ये कितना होगा ये, ठीक है 15 होगा। लेकिन हमने वो 15 निकाला कैसे, पहले हमने 5 और 2 या 8 और 2 किन्हीं भी दो नंबर को पहले जोड़ा, फिर जो निकल करके आया हमने उसको तीसरे नंबर में जोड़ा, ऐसे जोड़ा। 4 नंबर होते तो हम पहले 2 नंबर को जोड़ते, फिर जो निकल करके आता फिर हम तीसरे नंबर में जोड़ते, फिर निकल करके आता फिर हम आखिरी वाले नंबर को जोड़ते उसके अंदर, इस तरीके से करते। तो हो क्या रहा है ना, एट अ टाइम चूज करते हैं दो, तो इसलिए हम बोल रहे हैं इसको एसोसिएटिव लॉ, कि हम किसी को भी किसी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। तो यूनियन जो ऑपरेशन है हमारा वो एसोसिएटिव होता है। ठीक है, और कॉम्यूटेटिव भी होता है, ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, हम किसी को भी किसी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं यूनियन के अंदर। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये रटने वाली बात नहीं है, इसको तुम लोग थोड़ा फील करके चलना, और जैसे जैसे क्वेश्चंस करते रहोगे ना, नए नए क्वेश्चंस ट्राई करते रहोगे, बुक में से प्रैक्टिस करते रहोगे, अगेन एंड अगेन एग्जांपल्स करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो ये चीजें दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी, रटना नहीं पड़ेगा तुम लोगों को। और रटना मत बिल्कुल भी, मैथ्स रटने की चीज है ही नहीं। और अगर हम ए यूनियन फाई करते हैं,
मतलब ए मेरा कोई सेट होगा, उसमें मान लो कुछ एलिमेंट होंगे, मान लो 1 से लेके 5 तक की गिनती है, उसमें 1 2 3 4 5 है। 5 में तो कुछ है ही नहीं, तो अगर हम यूनियन लेंगे तो कौन सा सेट आएगा? ए ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने यूनियन को डिफाइन करा है ना कि सारे एलिमेंट जोड़ने होते हैं। तो 5 में तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं, ए के अंदर सारे एलिमेंट है, तो खाली ए ही आ जाएगा फिर। तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, या फिर बोलो लॉ ऑफ 5। ठीक है, लॉ ऑफ 5। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी सेट का यूनियन हम उसी सेट के साथ करते तो वही सेट हो जाता है। ये तो बहुत ही इजी सी बात है, और बहुत अंडरस्टूड है ये तो, फिर भी हम है तो बता के चलेंगे। इसको बोलते हैं हम आइडम पोटेंट लॉ। आइडम पोटेंट लॉ। ठीक है, माफ करना हैंड राइटिंग के लिए, हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी है मेरी। यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर हम करें ए के साथ, तो क्या सेट आएगा? यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ यू। लॉ ऑफ यू मतलब योर लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। वैसे ही 5 प्रॉपर्टीज और है इंटरसेक्शन को लेके, फटाफट से हम वो भी देख लेते हैं एक बारी। प्रॉपर्टीज ऑन इंटरसेक्शन, पहली प्रॉपर्टी क्या है? अगेन सेम, ए इंटरसेक्शन बी करे हम, या बी इंटरसेक्शन ए करे हम, सेम ही बात है, तो ये कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? अगेन वही सेम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना है अगर हमारे को, तो हम ए इंटरसेक्शन बी कर ले पहले, फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ ले ले, या फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर ले हम, मतलब बी इंटरसेक्शन का पहले कर ले हम, फिर बाद में ए के साथ इंटरसेक्शन कर ले। तो इंटरसेक्शन भी एसोसिएटिव होता है और कम्यूटेटिव भी होता है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों कम्यूटेटिव भी हो गया। कम्यूटेटिव का मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता, और एसोसिएटिव का मतलब हम किसी को भी किसी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। 3 सेट है तो हम किसी का भी पहले 2 का इंटरसेक्शन या यूनियन कर सकते हैं, फिर जो निकल करके आएगा उसको तीसरे के साथ कर सकते हैं, यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी। तो ये दोनों के दोनों एसोसिएटिव होते हैं। जितना समझ के चलोगे ना तुम लोग, उतना कम से कम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली तुम लोग समझ चुके हो, तो लॉजिक्स तुम्हारे माइंड में होंगे ऑटोमेटिकली, तो तुम्हारे को रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी। अगर फाई का इंटरसेक्शन करें हम ए के साथ या किसी भी सेट के साथ, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो क्या आएगा? फाई आ जाएगा। बहुत ही बचकानी चीज है। फाई में कुछ भी नहीं है ना, एम्प्टी सेट है, और ए के अंदर मान लो 2 4 6 8 10 है। ठीक है, तो अगर हम कुछ कॉमन निकाल ही नहीं पा रहे, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मतलब सेट ही नहीं बन पा रहा। सेट नहीं बन पा रहा तो एम्प्टी सेट है वो। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ फाई। लॉ ऑफ फाई। अगेन अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करें ए का, तो कुछ क्या कॉमन होगा? खाली ए वाला पार्ट ही तो कॉमन होगा, क्योंकि ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो अगर ए के सारे एलिमेंट यू में आ रहे हैं और यू बड़ा सेट है, तो अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली छोटा सेट मिलेगा ना हमें, क्योंकि छोटे सेट में सारे एलिमेंट होंगे जो कॉमन होंगे। तो ए ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो लॉ ऑफ फाई, सॉरी लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट अगेन ऑन इंटरसेक्शन। ये पिछले वाली प्रॉपर्टी के अंदर इंटर यूनियन के अंदर था। ठीक है, फिफ्थ वाला देख लेते हैं हम जरा एक बारी। तो सपोज हमारे को ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ऐसे दे रखा है। तो अगर हमारे को इसको करना है तो हम कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दे रखा है, तो ए का यूनियन करेंगे बी के साथ, ए का यूनियन करेंगे बी के साथ, फिर इंटरसेक्शन लेंगे, फिर ए का यूनियन करेंगे सी के साथ। तो ये होगा। ठीक है, तो ये होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर यूनियन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे को दिया है, ऐसे दिया होता अगर हमारे को, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे को ऐसे दिया होता 5 इंटू
2 + 8। तो हम क्या करते, पहले 5 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करते, 5 × 2, ये वाला ऑपरेशन हम इसके साथ 2 के साथ लेके जाते, फिर प्लस है ब्रैकेट में तो प्लस, फिर 5 की जो मल्टीप्लिकेशन है 8 के साथ, ये वाला ऑपरेशन लगाते, 5 × 8। इन सबको ना ऑपरेशंस बोलते हैं, तो तुम कंफ्यूज मत होना। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब ऑपरेशंस होते हैं हमारे मैथ्स के अंदर। तो 5 × 10 प्लस 5 × 8, इस तरीके से। तो यही वाला जो लॉजिक है इस पे अप्लाई हो गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, यही तो यहाँ पे अप्लाई वो करते हुए आ रहे हैं हम, अभी तक 10वीं क्लास तक करते हुए आ रहे हैं, वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो गई। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर यूनियन, तो इंटरसेक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओवर यूनियन, यूनियन में। ठीक है, तो ये पूरा खत्म हो गया है इतना, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 को, पूरी हम खत्म करेंगे एक्सरसाइज 1.4 को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऐसे ही पढ़ते रहो तुम लोग, आगे बढ़ते रहो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस गाइज, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं और वीडियोस बना सकूँ तुम लोगों के लिए। I need your support and motivation from you guys so that I can make more videos for you. So bye bye, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.4 के साथ।